Real facts every Saturday and Sunday only on Libra News. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिब्रा न्यूज़ के नाजरीन को प्रोग्राम रियल फैक्ट में साहिल भट्ट कहते हैं खुश आमदीद। नाजरीन, हमेशा की तरह आज भी मेरे साथ शौकत हुसैन साहब मौजूद हैं। आपको भी सर वेलकम करते हैं। नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला, प्रोग्राम के जितने भी सिलसिले हैं हम आपके सामने पेश करते रहते हैं, और आज हम स्पेशली नून लीग आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं अपने इस प्रोग्राम में, क्योंकि साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ के नाअहल होने के बाद आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये भी हम अपने तजिया निगार शौकत हुसैन साहब से जानेंगे। और हुकूमत की कारकर्दगी, स्पेशली ज़िला बाग के हल्का शर्की बाग, वस्ती बाग और गरीबी बाग में क्या काम है, इसको भी ज़ेर बहस लाएंगे। शौकत साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, साबिक़ जो वज़ीर आज़म हैं हमारे पाकिस्तान के, नाअहल होने के बाद एहतसाब अदालत में केसेस का सामना कर रहे हैं। इस वक्त मजमूई सूरत-ए-हाल में आपको क्या लगता है, आज़ाद कश्मीर नून लीग की सियासत पे या आज़ाद कश्मीर नून लीग पे इसका कितना असर पड़ सकता है, और क्या मुस्तकबिल में क्या नज़र आता है आपको? सलबत, बहुत शुक्रिया। चूँकि इस मौजू पे हम पहले भी बात कर चुके कि पाकिस्तान में आने वाली सियासी जो तब्दीली है उसके आज़ाद कश्मीर पे गहरे असरात मिलते हुए। ठीक है। एक तो आप ये कह लें कि सियासी तौर पे जो दूसरी पार्टियाँ हैं उनको बड़ा मौका मिला है कि उन्होंने खुल के तनकीद की नून लीग के हवाले से। चूँकि जब पाकिस्तान की जो भी हुकूमत होती है, और पाकिस्तान की हुकूमत की क़यादत में जब आज़ाद कश्मीर की हुकूमत बनती है तो बहुत सारे लोग खुश भी होते हैं। और अभी जो आज़ाद कश्मीर में नून लीग की कामयाबी है उसकी बुनियादी वजह पाकिस्तान में नून लीग की हुकूमत ही थी। और बहुत सारी तवक्कुआत और उम्मीदें थी कि शायद बहुत बड़ा इनकलाब बर्पा होगा और बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। लेकिन इसको आप बदकिस्मती कहें या कुछ और कह लें, जिसकी वजह से हुआ ये कि पाकिस्तान में एक सियासी बहरान पैदा हुआ, और मियाँ नवाज शरीफ साहब को उनके ख़िलाफ़ जो बहुत सारे केस आ गए, अभी वो नैब में केसेस का सामना कर रहे हैं। तो उसका नुकसान ये हुआ कि एक मायूसी का जो अंसर है या उसके बादल कहीं ना कहीं छाए हुए हैं, और उसके असरात पूरे न सिर्फ अपोजिशन उसको कैश करवा रही है बल्कि हुकूमत के जो हुक्मरान हैं उनके चेहरों पे भी और उनके जो कारगुजारी है उसमें भी वो नुमायाँ नज़र आती हैं। और उसके खासे असरात जो हैं वो मरतब हो रहे हैं, और आने वाले वक्त में अभी चूँकि ये फ़ैसले होने हैं और उसके और ज़्यादा असरात जो हैं वो मरतब होंगे। बिल्कुल शौकत साहब, आपने ठीक फरमाया। और जैसा कि चलें ये वक्त के साथ आगे सारी चीज़ें सामने आती जाएगी। ज़िला बाग आज़ाद कश्मीर हमारा, क्योंकि मैं चाहूँगा कि हमारा फोकस ज़िला बाग ही रहे और स्पेशली बाग के हल्के रहें। नून लीग की गवर्नमेंट और हमारे एक नए जो हमारे वज़ीर हैं इस वक्त मौजूदा, एक नए कैंडिडेट की सूरत में सामने आए और आवाम ने बेपनाह एतबार किया और भारी अक्सरियत से कामयाब करवाया। मैं चाहूँगा कि कारकर्दगी आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट की ज़िला स्पेशली ज़िला बाग में आपको कैसी लगती है? इस वक्त मजमूई जो सियासी सूरत हाल है, आवाम में क्या बेचैनी पाई जा रही है? जो नून लीग के वर्कर्स हैं या कारकुन हैं अपने मिनिस्टरान से खुश हैं, गवर्नमेंट से खुश हैं या नहीं? सही देखें, लोग चूँकि मजमूई तौर पे बड़ी चेंज देखना चाहते हैं, लोग एक बड़ी तब्दीली की तवक्को कर रहे थे, लेकिन वो ऐसा नज़र नहीं आ रही। लेकिन जहाँ तक बात है, फ़र्ज़ करें अगर हम बात करें मुश्ताक मनाज़ साहब की, साफ़ी बरादरी से उनका ताल्लुक है, पहली बार जब मैदान में आए तो बहुत सारे सवालात उठाए गए, बहुत सारी बातें सामने आई कि पता नहीं क्या होगा। और आपको पता है कि उनका मुकाबला यहाँ के एक बड़े दबंग लीडर के साथ, आज़ाद कश्मीर के, और वस्ती बाग चूँकि एक ऐसा हल्का है कि जिसमें बहुत ज़्यादा जो सियासी तौर पर बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया था पूरे आज़ाद कश्मीर में, और इब्तदाई तौर पे बड़ी अजीब सी कैफियत महसूस हो रही थी कि पता नहीं आने वाले वक्त में क्या होगा। लेकिन आपने देखा कि जब इलेक्शन हुए तो मुझे याद है मुश्ताक मनाज़ साहब ने कहा था कि मैं तकरीबन 16,000 की लीड लूँगा। तो यकीनन लोगों ने भी उनका साथ दिया और लोग बाग बाग के दौड़ दौड़ के गए उनके साथ और उनके साथ शामिल हुए। शर्की में चूँकि सिद्धार मीर अकबर साहब ऑलरेडी मेंबर थे तो वो उनके साथ भी जो लोग थे वो कैफियत हुई रही। बस्ती वालों को एक ये भी मिला कि जनाब अब्दुलरशीद तुराबी साहब जो मेरे जमात इस्लामी हैं उनको भी MLA शिप का जो है वो उनको भी मिला और वो भी हुकूमत में शामिल हो गए। तो आप ये कह लें कि ज़िला बाग में इन 2 हल्कों में 3 लोग जो हैं वो इस वक्त हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इब्तदाई तौर पर मुश्ताक मनाज़ साहब के बारे में लोगों की तवक्कुआत बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन मुश्ताक मनाज़ साहब चूँकि नए आए, उन्होंने सियासी बसीरत का मुजाहिरा किया और उन्होंने कहीं आज़ाद कश्मीर में किसी किस्म के सियासी बहरान को पैदा नहीं होने दिया, और उन्होंने नून लीग की पॉलिसियों को फॉलो किया और नतीजतन जो इस वक्त वज़ीर इत्तलात भी हैं, वज़ीर सियासत भी हैं। जहाँ तक है तरक्याती कामों की बात, अगर आप हुकूमती दावों की बात करें या जो अदाद-ओ-शुमार फ़र्ज़ करें, आप भी बहुत सारे लोगों से रब्ते में रहे, हम भी रब्ते में रहे, जो अदाद-ओ-शुमार हमें मुहैया किए गए या जो जितने दावे किए गए या जितना कुछ कहा जा रहा है, आप मुख्तलिफ अखबारात में खबरें भी पढ़ते हैं और बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इतलाती है कि जो वज़ीर आज़म का
इंफ्रास्ट्रक्चर का जो तरक्याती एक जो फंड्स था वो तकरीबन पूरे आज़ाद कश्मीर में आप कह लें कि 1 अरब 80 करोड़ के लगभग पूरे आज़ाद कश्मीर के तमाम हल्कों में वो तकसीम किया गया। और उसमें कोशिश ये की गई है कि जो नून लीग के जहाँ कहीं इनके लोग कामयाब नहीं हैं, उनके जो कैंडिडेट थे या जो सरकर्दा लोग हैं उनके थ्रू उसको तकसीम किया गया है। और इसमें तकरीबन ये 4.5 करोड़ रुपये फ़ी हल्का, जो 2016 की अगर आप बात करें 15-16 की, तो उसमें ये तकरीबन हर हल्के को दिए गए हैं जो इतलात हैं। गरबी में भी दिए गए हैं। गरबी में राजा इफ्तिखार अयूब साहब जो हैं वो इसको देख रहे थे, मॉनिटर उन्होंने किया। इसी तरह वस्ती में मुश्ताक मनाज साहब खुद देख रहे हैं, और यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी वस्ती में देखने में आ रही है। बिल्कुल। और शर्की के हवाले से भी मुश्ताक नैयर साहब और सिद्धार्थ मीर अकबर साहब खुद भी उसकी निगरानी कर रहे हैं, और शर्की में भी सेम तकरीबन फंड जो हैं वो दिए गए। नाज़रीन को हम ये भी बताते चलें कि MLA का जो फंड है वो तकरीबन 50 लाख रुपये बनता है। बिल्कुल ठीक है। वो फंड्स भी इन लोगों को मुहैया किए गए। उसमें बेशुमार मनसूबा जात जो हैं जिनके बारे में बताया जा रहा है, जो हमें अदाद शुमार दिए गए कि अगर आप ये जो 98 मनसूबे कुल बताए जा रहे हैं, ठीक है। फिर शारात के मनसूबे हैं, इसमें वाटर सप्लाई स्कीम्स जो वाटर टैंक्स के मनसूबे हैं, बोरिंग एक कारकुनों को एडजस्ट करने के लिए एक बोरिंग का एक प्रोजेक्ट रखा गया है जो तकरीबन 1.5 लाख से शुरू होता है, और हर यूनियन काउंसिल में उसको 3-4 आप कह लें कि तकरीबन वो दिए गए हैं। ठीक है। सड़कें बहुत सारी वस्ती में जो एक मेन सड़क के तकरीबन बनाए जाने की इतला थी, उस पर भी इतलात ये हैं कि उस पर भी कोई काम होता हुआ जो वो नज़र आएगा। अगर आप वस्ती की बात करें तो एनर्जी क्राइसिस के हवाले से कोई तकरीबन 30 से ज़ायद जो हैं वो वहाँ पे पोल मुहैया किए गए हैं। ठीक है। और इसी तरह 31 ट्रांसफार्मर वहाँ पे मुहैया किए गए हैं वस्ती में, जो एक बिजली का एक बहुत बड़ा बोरॉन था, इससे बड़ा वहाँ पे आप कह लें। और इसी तरह अगर आप बात करें जो दीगर मनसूबा जात हैं जिनमें जो छोटे छोटे अवाम के तरक्याती मनसूबे हैं, उनमें मजमूई तौर पे जो वस्ती की इतलात हैं उसमें अभी मज़ीद पैसे भी इनके पास आ गए हैं, और जो मेरी इतलात हैं उसके मुताबिक कुछ 5.5 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट जो हैं वो सिर्फ वस्ती में शुरू हो रहे हैं। और वस्ती के बारे में, वस्ती हल्का जो है इसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि आज़ाद कश्मीर के जो तरक्याती काम हैं उनमें शायद इसको दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा फंड इसको दिए जा रहे हैं। फिर इसमें जो मैं चाहूँगा इस पर मैं थोड़ा बाद में आऊँगा, लेकिन इसी तरह अगर आप शर्की की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे भी 60 से ज़्यादा मनसूबों की इतलात हैं कि जो मनसूबे शुरू किए गए। ठीक है। और नून लीग के लोगों का तो कहना है कि सड़कों का जाल बिछा दिया गया है आज़ाद बाड़ा जैसी जगह पे, जहाँ पे कोई MLA नहीं जाता था, अभी कोई 8 किलोमीटर वहाँ पे सड़क बनने जा रही है। ठीक है। इसी तरह फुटपाथ के जो प्रोजेक्ट हैं वो बेशुमार, यहाँ चूँकि पहाड़ी इलाका है, वो शुरू किए गए हैं। पानी के मनसूबे वहाँ भी शुरू किए गए हैं। वस्ती में कुछ स्कूलों की जो तामीर है, 5 बिल्डिंग्स के बारे में इतलात हैं, हाई स्कूल या मिडिल स्कूल जिनको बनाया जाना है, उन पर भी करोड़ों रुपए जो है वो खर्च होने हैं। और इसी तरह अगर आप गरबी की बात करें तो जो अपर एरिया है उसमें बहुत ज़्यादा काम जो है वो तकरीबन किए गए, लेकिन कांडी को भी शामिल किया गया है। वहाँ पे भी इसी तरह छोटे छोटे मनसूबे जो पानी के हैं उनकी इतलात हैं। कुछ राब्ता सड़कें, इनमें ये जो फोकस रखा गया वज़ीर आज़म के तरक्याती प्रोग्राम में वो राब्ता सड़कें ज़्यादा हैं। ठीक है। शराहत की तरफ ज़्यादा तवज्जो, हाँ, शराहत की तरफ तवज्जो दी गई है। और जितनी भी राब्ता सड़कें हैं उनको किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 लाख के मनसूबे, 10 लाख के मनसूबे, 15 थोड़े थोड़े करके उनको किलोमीटर, 2 किलोमीटर जितना भी है उनको बनाया जा रहा है। और ये अब चूँकि लाखों में किलोमीटर नहीं बनते, ये अब करोड़ों में बनते हैं। करोड़ों में बनते हैं, बिल्कुल। ये एक बड़ा, चूँकि आपको पता है कि अखराजात भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और अब कोशिश की जाती है कि जो सड़कें बनाई जाएँ वो मेयार के मुताबिक हों, ज़्यादा अच्छे अंदाज में बन जाएँ ताकि आने वाले वक्त में लोगों को काम भी आए। और यहाँ पे चूँकि ये चीज़ ज़रूरी इसलिए थी कि जब पिछले इलेक्शन में आप देखें कि लोगों की बहुत सारी शिकायत थी पिछले इलेक्शन से पहले। साबिक़ हुकूमत यहाँ पे जो रहे हैं वज़ीर सेहत सिद्धार्थ कमर ज़मान साहब, बेशुमार प्रोजेक्ट उन्होंने भी अपने दौर में बड़े इदारे काम किया उन्होंने, उसका इतराफ़ करते हैं हम। उसके बावजूद लोगों की शिकायत थी कि हमारे काम नहीं हुए। लोगों की उसी कमज़ोरी को लेके नून लीग मैदान में आई और लोगों ने उसको कैश करवाने के लिए, आपको पता है, बड़े बड़े दावे किए गए बहुत सारी कि जी हम ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे। और उसी में कुछ ये प्रोजेक्ट हुकूमत की तरफ से गिनवाए जा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि अगले प्रोग्राम में हम इन सारे प्रोजेक्ट्स की इन्हीं लोगों के थ्रू कुछ वीडियो, बिल्कुल जिम्मेदारों से बात भी कर सकें, वीडियोज़ हासिल करें और ये देख सकें कि अच्छा जी क्या क्या जो है वो किया जा रहा है। साथ ही अगर मैं बात करूँ, एक जो बड़ा मनसूबा आपको याद होगा, जब मियां नवाज शरीफ साहब यहाँ पे आए तो एक हॉस्पिटल यहाँ पे बनाने की बात की गई थी। एक बड़ा अस्पताल के जो बाग के अंदर जो है वो बनाया जाएगा, कार्डियोलॉजी हार्ट का जो अस्पताल है। ये PSDP पाकिस्तान जो है ना वो ये इसको उसने मंजूरी दे दी है और बताया जा रहा है कि 2017 और 18 में ये मुकम्मल किया जाएगा। ठीक है।
और इसी तरह एक बड़ा मनसूबा जो था वो कॉरिडोर रोड, जो एक सियाती आप कह लें कि मनसूबे के हवाले से, जिसमें तकरीबन ये भी अरबों का प्रोजेक्ट होगा, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा। और ये भी बताया जा रहा है कि शायद ये सी पैक का हिस्सा हो। इसमें अगर हम बात करें बाग की कि ये जो सड़क बननी है, अगर जिस तरह के प्रोजेक्ट में शामिल है, जो प्रपोजल इसका बन रहा है, ठीक है, उसमें जो है वो तकरीबन ये चकार से शुरू होगी और डोब गली एक जगह का नाम बताया जा रहा है, वहाँ तक ये जाएगी। इसमें गंगा चोटी है, लेस डन्ना है, तोली पीर है, डन्ना नंबर 4 है, बंजोसा है, 20 बगला, सुदन गली, बनी मनासा, ये कुछ इलाके हैं जिनको ये टच करके जाएगी। ठीक है, सियाती मकाम जितने हैं मैं आपको बताऊं कि सियात बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इस पे अगर काम किया जाए और अगर आज़ाद कश्मीर में इस पे तवज्जो कोई दे, और हम खुश नसीब हैं अगर मुश्ताक मनाज साहब इस जो उन पर जिम्मेदारी है वो इसको पूरा करें सियाती हवाले से, तो ये चूँकि एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि आप पूरे इलाके को अमीर कर सकते हैं, पूरे ज़िले को आप अमीर कर सकते हैं। और जब ये बनेगी तो आपको पता है इसमें फिर रेस्ट हाउसेस बनेंगे, हट्स बनेंगे, टक शॉप्स बनेंगी, जगह जगह पे लोगों के लिए कारोबार के मौके फराम किए जाएंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे आएंगी, इन्वेस्टर यहाँ पे आएंगे, पैसा यहाँ पे लोग लगाएंगे, कुर्बोजवार जहाँ से सड़क गुजरती है उन लोगों की जो ज़मीनें हैं उनको ज़ारा मुआवजा दिया जाएगा, वो लोग अपने छोटे छोटे जो है वो मनसूबे वहाँ पे बनाएंगे। तो ये एक बड़ा मनसूबा है, अगर 160 किलोमीटर की ये ज़ाहिर है ये एक बड़ा मनसूबा है और इससे यकीनन लोगों को बहुत फ़ायदा पहुँच सकता है। लेकिन यह है कि ये चूँकि कागजों में नहीं रहना चाहिए, अगले माली साल में 2017-18 में बताया जा रहा है कि ये मंजूर हो चुका है, इसकी जो है ना अप्रूवल हो चुकी है इसकी, और ये बनाया जाना है। साथ ही जो चूँकि वस्ती हल्का ज़्यादा फोकस रहा हमारा, और वस्ती हल्के से हमारे पास ज़्यादा आदाद शुमार है कि जो अमाउंट्स हैं वो यहाँ पे खर्च की जा रही हैं। मुख्तलिफ सड़कों का यहाँ पे जिक्र किया गया है, MLA फंड से यहाँ पे सड़कें बनाई जा रही हैं, कई स्कूलों की। जी शौकी साहब, आपने यकीनन जनूबी बाग के हवाले से भी कुछ यकीनन डिटेल है कि जनूबी बाग में भी कुछ सड़कों का जाल बिछाया गया और कुछ 10 किलोमीटर रोड थी, जो उसमें से 5 किलोमीटर रोड ऐसी जो रिपेयरेबल जो रोड थी और कुछ लिंक रोडें ऐसी थी जिन पे काम फिजिकली अभी जारी है। जनूबी बाग वालों की माजी में ये शिकायत रही है, मैं पिछले दफ़ा एक प्रोग्राम कर रहा था तो शायद किसी बंदे ने ये कहा जी कि अगर जनूबी बाग और जो बाग को अगर मुआवजा करें आप, तो जनूबी बाग को मुकम्मल तौर पे नज़रअंदाज किया गया है और कोई प्रोजेक्ट वहाँ पे माजी की हुकूमत ने वहाँ पे नहीं रखा। ठीक है, इसलिए जब इस दफ़ा जब इलेक्शन आए तो आपने देखा कि कुछ बड़े पीपल्स पार्टी के सीनियर लोग, जिनमें औरंगज़ेब खान साहब और दूसरे तीसरे बहुत सीनियर लोग जो हैं वो जनूबी बाग से उनका रुख जो है वो मुड़ा किसकी तरफ, नून लीग की तरफ। तो ये हुकूमत की मजबूरी भी थी और ये ज़रूरी भी था। नून लीग में न सिर्फ सड़कों के बल्कि दीगर भी बेशुमार जो मनसूबा जाते हैं उनके हवाले से इतलात हैं कि उनको पाइपलाइन में रखा गया है और उनको मुस्तकबिल में शामिल किया जाना है ताकि लोगों के मसाइल जो हैं वो हल हो सकें, लोगों की मुश्किलात जो हैं वो दूर हो सकें। लेकिन साहिल बट ये चीज़ें तो हमने तकरीबन गिनवा ली कि करोड़ों रुपए जो हैं, जैसा कि मैंने बताया कि वस्ती में तकरीबन 5.5 करोड़, शर्की में भी इसी तरह 4.5 करोड़ गवर्नमेंट के, 50 लाख रुपए MLA फंड के, गरबी में भी 4.5 करोड़ रुपए और 50 लाख रुपए जो है वो MLA फंड जो सरदार अतीक साहब वहाँ पे खर्च करेंगे। इन तीनों हल्कों की आप बात करें तो यानी इस वक्त तक 15 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट जो हैं वो शुरू हो गए। आप किसी आम बंदे से पूछें वो कहेगा मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, और नज़र आना चाहिए, बिल्कुल हम ये भी कहेंगे। अभी अगर आप अपोजिशन की बात करें तो लोगों के बेशुमार तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ठीक है, अब भी सवालात उठते हैं, आप 15 करोड़ रुपए एक साल में खर्च कर चुके हैं, अगले साल में आपने मजीद पैसे खर्च करने हैं, लेकिन लोगों के सवालात उठते हैं। बिल्कुल, आप देखें माजी में आपको याद होगा कि जब सरदार कमर ज़मान साहब पे ज़्यादा शिकायत जो की गई उनके हवाले से, जो सबसे बड़ी शिकायत थी वो ये थी कि वो या उनके बेटे टेलीफोन नहीं उठा रहे, वो मोबाइल नहीं उठाते। बाज़ औक़ात आज भी वो रवायत कायम होती हुई नज़र आती है। ठीक है, जिन कारकुनों ने बड़ी मुश्किल से, बड़े मुश्किल हालात में अपनी बरादरियों से, अपने बरादरियों के बड़े बड़े बुतों से लड़ के नून लीग का साथ दिया, नून लीग के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी। ठीक है, कई लोग आपको पता है मुमकिन है उनको उनके बड़ों ने या उनके किसी ने शायद घर से निकाल दिया हो, बड़ी बड़ी नाराज़गियाँ पैदा हुई, इख्तलाफात पैदा हुए और यानी बड़ा नुकसान भी हुआ। ठीक है, तो वो लोग आप बाज़ औक़ात जो कारकुन की जो एक आप कह लें ना इज़्ज़त नफ्स है, उसमें अभी भी बहुत सारी शिकायत हैं। बिल्कुल, और बेशुमार शिकायत वहाँ पे पाई जाती हैं। आप देखें ना, बात की गई थी जी कि जो है वो ट्रांसपेरेंसी होगी, शफाफियत होगी, वो शफाफियत नज़र आनी चाहिए। आपने मेरिट की बात की थी, NTS आपने कायम कर लिया, लेकिन अब आप NTS को बुलडोज करने जा रहे हैं, फिर एक अगला आपका एक सिलसिला ये शुरू होने वाला है। मेरिट की आपने बात की थी, लेकिन आज भी जब आप चेक करते हैं कहीं ना कहीं तो आपको शिकायत मिलती हैं कि नहीं बरादरियों की गेम हो गई, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे वो हो गया। ये सिलसिला भी जो है ना इसको भी कम किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है। लोगों के जो बुनियादी मसाइल हैं वो उनका हक है, लेकिन साथ साथ सिस्टम को रन करने के लिए जो दीगर ज़रूरियात हैं
उनको भी देखा जाना चाहिए। लोगों की तरफ से जितने सवालात उठाए जाते हैं उनके जवाबात जो हैं वो दिए जाने चाहिए। फ़र्ज़ करें कहा यह जाता था जी कि सुदन गली में डेरे लगे हुए हैं, आज भी हमें देखना पड़ता है कि कहीं डेरे तो नहीं लगे हुए हैं, क्या वो सारे लोग पब्लिक में मौजूद हैं। हम पिछले एक प्रोग्राम में भी बात कर चुके कि बाग में एक बड़े जलसे की भी ज़रूरत है, जहाँ पे पाकिस्तान या आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर आज़म हैं, आपको याद है पिछले दिनों राजा अंसार साहब यहाँ पे आए तो उन्होंने अलग से एक रेस्ट हाउस में वो भी मुश्ताक मनाफ साहब ने उनका नाश्ता रखा, वहाँ पे कुछ लोगों से उनकी मुलाकात हुई। वरना यह है कि वो भी अपना जो एक रवायती सिस्टम था उस दौरे के तहत उन्होंने वापस चले जाना था। यहाँ पे पब्लिक से रब्ता ज़रूरी है, पब्लिक के जो सवालात हैं उनके जवाब दिए जाना ज़रूरी है। आप 15 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट कर चुके हैं तो फिर भी लोग ये क्यों कहते हैं कि काम नहीं हो रहे, हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, बस्ती में तो चले कुछ भी, चूँकि वहाँ पे जो लोग हैं वहाँ पे तो एक एक्टिव कमेटी बना दी गई है, अब्दुल हकीम साहब और उसके सदर हैं राजा हारून साहब, उसके सेक्रेटरी जनरल हैं। ठीक है, और उसका बुनियादी मकसद बहुत सारे लोगों के जो तस्वुरात हैं, ख्यालात हैं, उनको दूर करने की कोशिश की गई है कि ये जो लोगों से मेल मिलाप और ज़ाहिर उसमें कमेटी में लोग रखते हुए ये कोशिश की गई है कि कोई ये ना समझे यार कि एक ही बरादरी के ये लोग रखे गए, कंबाइंड लोग वहाँ पे रखे, बुनियादी मकसद जो था। लेकिन उसका मकसद ये भी है कि वो लोगों से रब्ता रखे, लोगों के मसाइल इन चीज़ों को देखे, ये एक अच्छा सिस्टम है। बिल्कुल। फिर यूनियन काउंसिल में आपको पता है इजाफा हुआ है, बस्ती में भी हुआ है, शर्की में भी हुआ है, और ज़ाहिर यूनियन काउंसिलों के इजाफे का बुनियादी मकसद यही है कि आपके जो आने वाले दौर में बल्दियती इलेक्शन अगर आपने करवाने हैं, बल्दियती इलेक्शन अगर आपके होंगे तो उनकी वजह से जो यूनियन काउंसिल के फंड्स आएंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा यूनियन काउंसिल के अंदर खर्च होंगे। अभी तो बेशुमार चले लाखों के जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो आप कर रहे हैं, लेकिन जो बल्दियती आपके फंड्स होंगे उनसे बहुत सारे लोगों को और ग्रास रूट लेवल तक जो है वो आपकी जो तामीर और तरक्की का काम है उसने जाना है। इस पर भी जल्दी होनी चाहिए, इसमें भी ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। अभी तक आप देखें कि वार्ड बंदियों के हवाले से अभी कुछ पिछले दिनों कमिश्नर साहब यहाँ पे आके कुछ जो है वो इस केस की समाअत करके गए हैं, जो वार्ड्स की जो हदबंदियाँ थी उसके हवाले से, यूनियन काउंसिल के हवाले से, और अभी मज़ीद भी इस पर जो है वो काम किया जाना है। हम इसको खुशाइन समझते हैं, ठीक है, उम्मीद करते हैं, और हम ये उम्मीद करते हैं कि मुश्ताक मनाफ साहब चूँकि पहली बार आए, बिल्कुल ठीक है, और मीर अकबर साहब एक तजर्बाकार मंजे हुए कानून साज असम्बली के कानून साज इदारे के मेंबर गुज़श्ता काफ़ी अरसे से वो रहे हैं, तो इस हवाले से यहाँ पे मेरे ख्याल में बिल्कुल शौकत साहब, मैं क्योंकि एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, नाज़रीन प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और लौट के आते हैं वापस। Real facts every Saturday and Sunday only on Libra News. नाजरीन एक बार फिर से लिब्रा न्यूज़ में साहिल बट आपको कहते हैं खुश आमदीद। नाजरीन हम बात कर रहे हैं मौजूदा गवर्नमेंट की कारकर्दगी की। क्या ये कहना इस वक्त बजा है कि मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट तरक्याती फ़ंड में से अपने कारकुनों को नवाज रही है? साहिल बट साहब ये बड़ा दिलचस्प सवाल भी है और बड़ा इससे बहुत सारी बातें जुड़ी हैं। ठीक है, ये सिर्फ नून लीग की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये प्रॉब्लम हर जमात के साथ रही है। जब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की हुकूमत थी उसने अपने कारकुनों को नवाजा, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी उसने अपने कारकुनों को नवाजा, ठीक है, और नून लीग की हुकूमत भी इस रवायत को छोड़ नहीं सकती। देखें जो कारकुन चूँकि किसी भी पार्टी की आप कह लें कि उसका बुनियादी हिस्सा होता है, बिल्कुल बुनियादी, और उसको नवाजा जाना चाहिए, लेकिन नवाजे जाने का जो तरीक़ाकार है अगर वो भी माजी की हुकूमतों उन्हीं रवायात को बरकरार रखा जाएगा तो किसी लिहाज से मुनासिब नहीं है। ठीक है, अब फ़र्ज़ करें कहीं पे मुझे इतलात हैं कि कौंडी की, मैं एक आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, शर्की बस्ती की बात मैं नहीं करता यहाँ पे, थोड़ा सा ठीक है ज़्यादा निशानदेही नहीं करते। कौंडी में एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि तकरीबन उसको बने हुए कई साल गुजर चुके हैं, अभी एक सड़क का प्रोजेक्ट है वो, और अभी जब मौजूदा स्कीमें दी गई तो एक जो वहाँ के साहब हैं उन्होंने उस प्रोजेक्ट को सर नो किया और वो सड़क ऑलरेडी बनी है, उस पर सिर्फ मट्टी फेंकी गई है, ठीक है, और वो पैसा सारा वसूल कर लिया गया है, ठीक है। और ऐसा काम कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल में हर जगह पे हो रहा है। ये काम गरबी में भी हो रहा है, ये काम वस्ती में भी हो रहा है, और ये काम शर्की में भी जारी है, ठीक है। और ऐसा नहीं होता कि किसी को इसका पता नहीं है, ठीक है। अलबत्ता ये जो बहुत सारे, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक बोरिंग का एक प्रोजेक्ट रखा गया है कि आप बोरिंग करवाएं, पानी निकलवाएं, ठीक है। आपने अपने घर के करीब बोरिंग करवा ली, पानी निकला नहीं निकला चीज़ें वहाँ पे, लेकिन वो 1.5 लाख रुपये आपके पास आ गया और वो वसूल हो गया, ठीक है। इसी तरह फुटपाथ का एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। फुटपाथ का प्रोजेक्ट फ़र्ज़ करें आपका आधा किलोमीटर का है, तो आपने आधे किलोमीटर का भी चौथा हिस्सा बना के कुछ चीज़ें वहाँ पे दिखा के आपका प्रोजेक्ट वहाँ पे आपका चेक जारी हो गया, उसके बाद न किसी ने उसको देखना है न किसी ने उसको चेक करना है। तो ये चूँकि सिलसिला हर पार्टी की ये रवायत रही है और नून लीग भी ज़ाहिर है उस रवायत को जारी रखे हुए है,
लेकिन एक बात है, मैं शौकत साहब आपको बताऊं, बिल्कुल आप ठीक है, लेकिन कुछ परसेंटेज काम की नजर आ रही है। देखें जो हमें बताया जा रहा है, जैसा कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, मालदरे का पुल बहुत अरसे से एक इलाके अवाम की मालदरे का पुल है, पदर पुल की बात की गई है। जब वज़ीर आज़म यहाँ पे आए थे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान साबिक़ वज़ीर आज़म जब यहाँ पे आए थे, उन्होंने उस पुल की बात की थी, पदर पुल की बात की थी, मालदरा पुल की बात की थी। ये तो बड़े प्रोजेक्ट हैं, इसमें जैसे कॉरिडोर रोड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह जो दीगर जो मुस्तकबिल के जो इनके मनसूबाजात शामिल हैं, जिसमें हमारे चूँकि वज़ीर इत्तलात भी हैं, IT का शोबा, बिल्कुल IT का मेरा शोबा सवाल भी बिल्कुल है IT के हवाले से। यकीनन यूके हम नाज़रीन आप सब जानते हैं, मुश्ताक नाज साहब एक मारूफ शख्सियत हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान की वर्ल्ड में उनको जाना जाता है। IT के हवाले से शौकत साहब में स्पेशली ज़िला बाग को अगर डिस्कस करें हम, तो स्कोप तो बहुत सारा है, नौजवान बच्चे। देखें IT के हवाले से आप सिर्फ बाग को डिस्कस नहीं कर सकते, IT के स्पेशली मैं बाग के लिए अगर पूरे आज़ाद कश्मीर में IT की जो है ना, IT का जो कोई इदारे बनने चाहिए थे, शुरू में हमने सुना भी कि कुछ इस तरह की बात होगी, शायद कोई ये शोबा रखा जाएगा। एक तो ये चीज़ जो है वो बहुत ज़रूरी थी, ठीक है। अलबत्ता इतलात ये है कि ये जो CPEC का मनसूबा है, जिसमें ज़ाहिर है चूँकि उसमें बेशुमार चीज़ें शामिल हैं। आपको पता है कि CPEC एक ऐसा मनसूबा है, इतलात ये है कि जब इस पे काम शुरू हो जाएगा पाकिस्तान में, तो न सिर्फ पूरा पाकिस्तान खुशहाल होगा, उसके साथ कश्मीर भी खुशहाल होगा। तो इतलात ये है कि उसकी जो इंटरनेट की फाइबर बछाई जानी है, ये जो 3G और 4G सर्विस की जो खबरें हम एक अरसे से सुन रहे हैं, मुख्तलिफ में मल्टीनेशनल कंपनीज देने जा रही थी, तो इतलात ये कि वो फाइबर लाइन जो है वो आज़ाद कश्मीर से भी गुजरेगी, बल्कि उसका कुछ हिस्सा बाग से भी गुजरेगा, और उसी से यहाँ पे सर्विस भी दिए जाने के इम्कानात हैं। लेकिन ये बात ख्वाब ना हो, अल्लाह करे सच। और मैंने पहले भी बात की कि इतलात और सियाहत का शोबा चूँकि इनके पास है, और ये दोनों बड़ी इंडस्ट्री हैं। अगर आपके पास IT का शोबा है तो आप पूरी दुनिया से कनेक्ट हैं, आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। यहाँ बैठ के आप बहुत सारी चीज़ें ढूंढ भी रहे हैं, आप सवाल भी कर रहे हैं, ठीक है। हम बिल्कुल आराम से बैठे हुए, कोई यहाँ पे वायर की नहीं ज़रूरत। ये ज़रा एक इंटरनेट का दौर है, तरक्की का दौर है, दुनिया एक बिल्कुल गाँव की शक्ल इख्तियार कर चुका है। अगर आपके पास ग्लोबल वर्ल्ड बन चुकी है, बिल्कुल सही कहा, आपके पास इंटरनेट की अच्छी सहूलत मौजूद है, तो आप बेशुमार आपके मसाइल जो है वो हल हो जाते हैं। आप छोटा सा बच्चा जो है वो बाद औक़ात उसको कोई मसला होता है तो वो फ़ौरन गूगल पे जाके उसको सर्च करके उसको देख लेता है। तो ज़ाहिर है ये यहाँ पे सहूलत मौजूद होनी चाहिए। इसके साथ अगर आप बात करें सेहत की, मैंने शुरू में भी कहा था, आप देखें जब ये बात की जा रही थी मास्टर प्लान में कि यहाँ पे नाला माल के साथ एक हाइकिंग ट्रैक बनाया जाएगा और उसमें जनाब पार्क होंगे, ये होगा वो होगा। एक दो पार्क जो बने वो भी लोगों की शिकायत हैं कि उनकी भी कैफियत क्या है, आपके सामने हम उस पर प्रोग्राम भी करके आए। तो सेहत के हवाले से अगर ये बाग को खुसूसी तवज्जो मिल जाए, पूरे आज़ाद कश्मीर को ही मिल जाए, तो ये तो बहुत बड़ी इज़ारा। चुके आप देखें गलगित, आज भी जाके आप पता करें तो गलगित में जो लोग जाते हैं या किसी ने अगर देखा हो तो वहाँ पे जो जितना पैसा वो लोग कमा रहे हैं और जितनी सहूलियात वहाँ पे मौजूद हैं, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और मैं समझता हूँ आज़ाद कश्मीर भी इस हवाले से बहुत सारे जो माहिरीन हैं वो इस पर बात कर चुके हैं। जो भी आता है वो सिर्फ ये देखता है कि नाला माल के पानी को ही इस्तेमाल किया जाए तो बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। नाला माल के किनारे छोटे छोटे हट्स बना के अगर इनको, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि एक तो पब्लिक का जो इंटरेस्ट है वो बड़ा लिमिटेड है, ठीक है। हम तरक्की बहुत सारी चीज़ों को देखें, यहाँ पे हम सिर्फ हुकूमत को ब्लेम नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। नए जितने भी हैं, फर्ज करें सरदार कमर ज़मान साहब थे तो वो भी बहुत सारी चीज़ों को समझते थे, उन्होंने बेशुमार इदारे बनाए, बहुत सारे काम किए। बिल्कुल। मुश्ताक मनाज साहब भी बहुत सारी थीम लेके आए थे, कितने में कामयाब होते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन स्ट्रगल वो कर रहे हैं। सिद्धार्थ मीरापुर खान साहब भी ज़रा अपने तौर पर कोशिश करेंगे। इसी तरह गरबी में राजा इफ्तिखार अयूब साहब पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ थे, आज वहाँ पर सिद्धार्थ अतीक साहब के खिलाफ वो भी बैठे हुए हैं, वो भी अपने काम में मसरूफ़ है। सारी वहाँ पर जो लोग हैं वो इस हवाले से करें, लेकिन पब्लिक का भी कुछ इंटरेस्ट होना चाहिए, पब्लिक की तरफ से भी कुछ इनपुट आना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। अगर कहीं पे काम हो रहा है, जैसे कि हमने कहा कि ये प्रोजेक्ट जो मुख्तलिफ हमने गिने के करोड़ों के हिसाब से जो वस्ती में शर्की में उनका हमने जिक्र किया, हमें मालूमात फराहम की गई कि ये प्रोजेक्ट हो रहे हैं, ये काम हो रहे हैं, तो हमने उनका जिक्र किया। सवालात अब भी उठ रहे हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तरफ से बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं, PTI की तरफ से सवालात उठाए जा रहे हैं, और आप अगला हम जो एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम उन लोगों का जो मौक़िफ़ है वो यहाँ पे सामने लाएंगे कि इन जो प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुके हैं इनके हवाले से वो क्या राय रखते हैं या उनके दिमाग में क्या है या वो क्या कहना चाह रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन साथ ही जो पब्लिक का इनपुट है, पब्लिक, मैंने एक बात पहले कही ना, आपने कहा कि कारकुनों को नवाजा जा रहा है, कारकुनों को नवाजा जाना चाहिए, लेकिन कारकुनों के साथ जितने कारकुन हैं उनको भी फ़ायदा पहुंचना चाहिए। इसमें खर्च भी क्या है? अगर एक MLA अपने एरिया से उनको आवाम कामयाब कराते हैं तो अगर वो अपने तरक्याती फंड में से कुछ पैसे अपने हल्के में अपने आवाम के लोगों पे लगाते हैं तो ये तासर हमारे माशरे में क्यों निकल आता है कि ये अपने ही कारकुनों। मैं आपकी बात से एग्री नहीं करता, मैं आपकी बात से एग्री नहीं करता। ठीक है। आपको जब हम असेंबली में भेजते हैं, जब आपको मेंबर मुंतखब करते हैं, ठीक है,
वोट कौम की अमानत है। हम आप एक अमानत आपके हवाले करते हैं 5 साल के लिए, और आपने उसको दयानतदारी से चलाना होता है। और जितने अवाम है जिसने आपको वोट दिए या नहीं दिए, ठीक है, आपके पास जो इख्तियारात हैं आप वो सबके लिए मुनासिब और इंसाफ के तहत इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल। अगर वहाँ पे देखें एक इसका असर क्या पड़ता है, मुझे बता ना, कमर उज़्ज़मान साहब ने बहुत काम किए ना, ठीक है, क्या वजह हुई, क्यों लोग नाराज रिकॉर्ड हुए? काम की, बिल्कुल रिकॉर्ड कायम किए उन्होंने, बिल्कुल बाद में लोग काम उन्होंने रिएक्ट तभी रिकॉर्ड किए। करते हैं। अब देखें ना, आप फर्ज करें कुछ मखसूस लोगों को नवाज दें, जो बासर लोग हैं उनको नवाज दें, जो ज़्यादा बोलने वाला है, जो दफ्तर तक जाता है, जिसने अपनी वेस्ट कोट तैयार रखी है, 24 घंटे आपके दफ्तर के सामने बैठा है, उसको तो आप नवाज दें। एक घर बैठा हुआ बंदा जिसने 50 वोट आपको लेके दिया था और आप उसकी कॉल उस वक्त अटेंड करते थे, आज आप उसका फ़ोन भी नहीं उठाते, बिल्कुल ठीक है, आज आप उसका फ़ोन नहीं उठाते, ठीक है, उसको कौन नवाजेगा? बिल्कुल शौकत साहब आप ठीक उसकी कह रहे शिकायत हैं। और मैं उसके अपनी साथ- बात जरा कंप्लीट कर लूं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ नाज़रीन, जैसा कि हम बात कर रहे हैं इस वक्त सियासत पे और बाग की, मैं ये कहना चाह रहा हूँ शौकत साहब के अगर फ़र्ज़ करें एक एरिया में कोई भी एमएलए हैं, अगर वो जीत के कामयाब होते हैं, अवाम उन पे एतमाद का इज़हार करती है, तो डेफिनेटली वो अपने वर्कर से ही काम लेंगे ना। ये तासर हमारे माशरे में क्यों सामने आ जाता है कि भाई यहाँ से फंड्स का नाजायज़ इस्तेमाल हो गया या गलत कुछ ऐसा हो गया तरक्याती कामों में, मतलब एक तासर बन गया हुआ है। इसके रीज़न क्या है, या पिछली गवर्नमेंट का कुछ ऐसा देखिए, मैंने आपको बताया कि चूंकि ये कोई एक नून लीग का वतीरा नहीं है या इनके खाते में ये चीज़ नहीं आती, ठीक है, इसमें इस अमाम में सारे नंगे हैं, ठीक है, सबके सब इसमें मुलव्वस रहे हैं, माजी में भी और अब भी मुलव्वस हैं, ठीक है। आप इस सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते। ये चूंकि मैंने आपको बताया कि ये अलबत्ता इसमें जो चेंजिंग लाई जा सकती है वो ये है कि आप अगर बल्दियाती इलेक्शन करवा देते हैं, बल्दियाती निज़ाम आपका बहाल हो जाता है, आप बल्दियाती मेंबर मुंतखब करते हैं, आपकी यूनियन काउंसिल में लोग मुंतखब होते हैं, तो वो जो चेंज लाएंगे, वो जो देखें ना, आपकी बहुत सारी चीज़ें तकसीम हो गई, फिर एक आम बंदे तक पहुँचेंगी। बिल्कुल शौकत साहब आपने ठीक कहा। मेरा कहना भी, मैं चाह रहा था कि आप इस तरह की बात करें कि इक़्तिदार की निचली सतह पे मुंतकिली, ये बहुत बुनियादी अमल है नाज़रीन, जिसपे हमारी ख्वाहिश है कि ये काम जल्द अज जल्द हो जाए। देखते हैं गवर्नमेंट कितनी संजीदा है। हमारी यकीनन नून लीग वफाक में भी बैठी है, आज़ाद कश्मीर में भी बड़ी अक्सर से अवाम ने कामयाब करवाया। अगर जिक्र किया जाए कुछ चैलेंजेस का, तो आपको क्या लगता है, स्पेशली ज़िला बाल शर्की बस्ती में आपको क्या नज़र आ रहा है कि क्या ऐसे चैलेंज है जिनका सामना हमारे जो मिनिस्टर साहिबान हैं इनको करना पड़ सकता है आने वाले वक्त? देखें जी, चैलेंजेस जो होते हैं वो सबसे बड़ा चैलेंज तो पाकिस्तान का सियासी बहरान है, ठीक है। वहाँ पे जो इस वक्त सियासी सूरत हाल बनी हुई है उसके बहुत असरात पड़ रहे हैं। हमारे जो हुक्मरान हैं, जो लोग मुंतखब हैं, वो बड़ी हिम्मत करते हैं, बड़ा फेस करते हैं मामले को, लेकिन चूंकि वहाँ पे कैफियत कुछ ऐसी है, हम उसको ज़्यादा डिस्कस तो नहीं करते, लेकिन वहाँ पे कुछ कैफियत ऐसी है कि उसके कुछ ना कुछ असरात जो हैं वो यहाँ तक मुंतकिल होते हैं। एक बड़ा बहरान तो यह है कि आपने वहाँ पे उसको फेस करना है। दूसरा ये, चूँकि आज़ाद खिता है, लेकिन ये तहरीक आज़ादी का बेस कैंप है, बिल्कुल, ठीक है, और यहाँ पे तहरीक आज़ादी के हवाले से भी किरदार अदा किया जाना चाहिए। गुज़श्ता कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि उसमें उतना कंट्रीब्यूशन सवाए स्टेटमेंट्स के अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के आगे जाके यादाश्त पेश करने की जो अमली उसके लिए स्ट्रगल किए जाने की ज़रूरत है, उस पर काम नहीं हो रहा। ये एक दूसरा बड़ा चैलेंज है। ठीक है। माली मुश्किलात, आप देखें कि अक्सर शिकायत होती हैं कि माली, पिछली गवर्नमेंट में तो पूरा अरसा जो है वो मालियाती एमरजेंसी लगी रही है और अभी भी माली बहरान जो है वो कंटिन्यू है, ठीक है। तो ये तीसरा बड़ा चैलेंज है। ठीक है। फिर चूँकि हमारे यहाँ जो सियासत की जाती है, सियासत में यह है कि आपके मेरे दरमियान इख्तलाफ हो गया, यहाँ बैठे हुए हैं तो यहाँ से बाहर निकल के हमारा इख्तलाफ ख़त्म हो जाना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ जो सियासी इख्तलाफात होते हैं, और अगर आप सिर्फ बाग के अगर सिर्फ वस्ती शर्की की बात करें तो यहाँ पे एक चीज़ को बड़ा नेगेटिव फील करता हूँ। यहाँ पे एक बरादरियों का बहुत बड़ा आंसर है। बहुत सारी बातें ऐसे बरादरियों के खाते में पड़ जाती हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं है, ठीक है। अब लोग बरादरियों के खोल से बाहर निकल आए हैं। अब की बार भी आप देखें इलेक्शन में जो चेंज आया वो बरादरियों वाली बात नहीं रही, लेकिन ये बरादरियों का जो एक प्रॉब्लम है ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर बहुत सारे दावे हुए, मैंने आपको कहा ना, शफाफियत की बात की गई, मेरिट की बात की गई, NTS की बात की गई, ठीक है, तकर्रियों तबादलों की बात की गई, ठीक है। और फिर फ़र्ज़ करें ये अभी यूनिवर्सिटी का इशू है, ठीक है, और इवन के शर्की वस्ती के जो हमारे कायदीन हैं उनके दरमियान बाज़ औक़ात 5वें स्केल की, 9वें स्केल की तकर्रियों पे भी कहीं ना कहीं सर्द जंग जारी रहती है, बिल्कुल ठीक है। सबकी अपनी अलग अलग है, तो ये भी एक चैलेंज है। इन चैलेंजेस का मुकाबला करना होगा और इनसे थोड़ा पॉजिटिव होकर बाहर निकलना होगा, तब जाके आप जो है ना आगे कामयाब हो सकते हैं। बिल्कुल शौकत साहब आपने ठीक और फरमाया। बल्कि मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, चूँकि हमारे प्रोग्राम का वक्त भी अभी काफ़ी कम हो गया है, तो ये जो मुलाजमीन है आज़ाद कश्मीर, मतलब इनके देखें, इनकी तरफ से एक प्रोटेस्ट सामने आ गया। ये मैं आपको बताऊं कि 2016 में जब शायद उस वक्त फारूक हैदर साहब अपोजिशन लीडर थे, इन्होंने खुद एक
वहाँ पे एक तहरीक की थी, इनकी तहरीक पे एक एक्ट पास हुआ था। ठीक है। उस एक्ट में जो ट्रेड यूनियन हैं, जो आज़ाद कश्मीर के अंदर मुलाजमीनों की जो तंजीमें हैं, इनकी रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी गई थी। ठीक है। और इनको कहा यह गया था कि ये प्रोटेस्ट नहीं कर सकते अपने हक के लिए, ये इनको बाकायदा ब्यूरोक्रेसी से मंजूरी लेनी होगी। और बताएं कि ब्यूरोक्रेसी कब आपको जो है ना वो मौका फराम करती है कि आप जो है ना वो हड़ताल करें। अब जो इंटरनेशनल लेबर लॉ है, ठीक है, ILO के मुताबिक, उसके मुताबिक एक आम शहरी को भी हक हासिल है कि वो प्रोटेस्ट करे, वो एहतजाज करे। और बल्कि कहा यह जाता है उस कानून के मुताबिक कि कहीं पे एक इदारे के अंदर अगर 7 लोग काम करते हैं तो वो अपनी यूनियन बना के उनको कानूनी हक हासिल है कि वो अपने हुकूक के लिए जंग लड़ें। ठीक है, ये एक बुनियादी हक है। और वही जो 2016 का एक्ट है उस पर अभी भी एक प्रोटेस्ट होने जा रहा है। पिछले दिनों यहाँ पे जो मुलाजमीन की तंजीमें हैं उन्होंने एहतजाज किया, और यक अलामती हड़ताल अभी उन्होंने स्याह पट्टियाँ बांध रखी हैं। यकम से वो शायद 2 घंटे की अलामती हड़ताल करेंगे 7 नवंबर तक। फिर 8 तारीख को उन्होंने जो है वो काम छोड़ हड़ताल फिर शुरू कर देनी है आज़ाद कश्मीर में। जो एप्का के जो सदर हैं और जो बाग में तकरीबन 8 तंजीमों के जो सदर हैं, जनाब सरदार सईद साहब, उनसे हमारी जो लिब्रा न्यूज़ से उन्होंने गुफ्तगू की है, यहाँ पे नाज़रीन को हम वो दिखा देते हैं। इस वक्त पूरे आज़ाद कश्मीर में गुज़श्ता हुकूमत के दौरान एक एक्ट असम्बली से पास किया गया, जिस पे उस वक्त के अपोजिशन लीडर मौजूदा वज़ीर आज़म राजा फ़ारूक हैदर साहब और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर चौधरी अब्दुल मजीद और हुक्मरान तबके ने मिल के असम्बली से एक एक्ट पास किया, जिसमें मुलाजमीन तंजीमों, जुमला तंजीमों की आज़ाद कश्मीर से उनका जो राइट है वो छीनने की कोशिश की गई। कोशिश ही नहीं बल्कि हम समझते हैं कि एक्ट पास करके उनकी ज़ुबान बंदी कर दी गई है। और उसमें बुनियादी तौर पर यह है कि तमाम तंजीमों की उस वक्त उस एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन मनसूख की गई, और रजिस्ट्रेशन मनसूखी के साथ साथ एक ऐसा कानून पास किया गया है जिसको हम समझते हैं कि दुरुस्त वो नहीं है। इसलिए कि जो पहले आपको एक राइट ऑफ वोट था और राइट ऑफ एहतजाज था मुलाजमीन के मसाइल के हवाले से, और जो आपको मैंडेट हासिल होता है उसके हवाले से, तो उस एक्ट में ये किया गया कि हमें एक तरफ ब्यूरोक्रेसी का मातहत किया गया कि जो भी इशू आपका फौरी तौर पे होगा वो पहले आप अपने DDO से, अपने इमीडिएट ऑफिसरान से, अपने डिपार्टमेंट से, अपने ऊपर सेक्रेटरी से जाके मंजूरी लेके तो फिर आप कोई एहतजाज कर सकते हैं हुकूमत के ख़िलाफ़। अब मुझे ये बताएं कि जब आपकी तंजीम है वो मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट में मौजूद है, मसलन ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन है तो ये हर डिपार्टमेंट में मौजूद है, हर डिपार्टमेंट का अपना एक इशू होता है, और अगर मजमूई इशू हों तो उनका चार्टर ऑफ डिमांड की बुनियाद पे किसी एक सेक्रेटरी के मातहत तो हम नहीं हो सकते, किसी एक डिपार्टमेंट के ऑफिसर के मातहत हम नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा जब मिनासुल तबका या मिनासुल क्लर्क्स या मिनासुल तंजीम जो अपना हमारा एजेंडा होगा उस पे हम तो हुकूमत के ख़िलाफ़ ही बराह रास्त या ब्यूरोक्रेसी के ख़िलाफ़ बराह रास्त सेक्रेटरी फाइनेंस, चीफ सेक्रेटरी या गवर्नमेंट के मजमूई जो सेक्रेटरीज़ हैं उनके ख़िलाफ़ हम एहतजाज कर रहे हैं, या मसाइल जो है वो उसके हवाले से हम चार्टर ऑफ डिमांड वो करते हैं। तो उसके लिए किसी एक डिपार्टमेंट के से कौन सा सेक्रेटरी होगा, कौन सा इमीडिएट अफसर होगा जिसे हम जाके मंजूरी लेके, एजाज़ लेके तो हम ज़ाहिरा करें। पहली बात यह है कि कभी भी ब्यूरोक्रेसी कभी एहतजाज के हक़ में नहीं होती, वो कभी इजाज़त देती ही नहीं है। और तंजीमें, जब फंडामेंटल राइट्स की मैं बात करूँगा कि तंजीम हो या ना हो, किसी भी मसले के हवाले से बुनियादी इंसानी हकूक़ का, बुनियादी शहरी हकूक़ का ये तकाजा होता है कि आप एहतजाज कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है, एक तो ये बुनियादी हकूक़ इंसानी की खिलाफ वर्जी की गई है, दूसरा ILO का जो चार्टर है बुनियादी तौर पे वो इजाज़त देता है कि किसी भी शहरी के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, किसी भी तंजीम के जो कम से कम 7 अफराद पे और ज़्यादा से उसकी कोई तादाद नहीं है मुश्तमिल जो भी तंजीम होगी, वो कभी भी मंजूरी लेके कभी एहतजाज नहीं कर सकती, और उसको भी उसकी भी खिलाफ वर्जी हुई है। फिर 1973 का जो आइन है पाकिस्तान का, जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उस वक्त की असम्बली ने पास किया, उसके तहत ये रियासत आज़ाद कश्मीर भी 1974 का एक्ट किसी हद तक उससे मुताबिकत रखता है। और हम ये भी कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर की रियासत का चूँकि इलाक़ पाकिस्तान से होना है, और आज़ाद कश्मीर की रियासत का जितने भी फार्मूलाज हैं या जितनी भी कानून हैं वो दरअसल
1973 के आइन के मुताबिकत रखते हैं, तो फिर उसकी भी खिलाफ वर्जी है ये आइन। और फिर आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसी तरह का हमारा गवर्नमेंट बलूचिस्तान ने गुज़श्ता 2 साल पहले एक कानून पास किया जिसके ख़िलाफ़ हमारे मुलाज़म तंजीमें हाई कोर्ट बलूचिस्तान में गई, वहाँ से उनके ख़िलाफ़ फैसला आया। गवर्नमेंट और वो मुलाजमीन सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में गए और वहाँ से हमारे हक़ में फ़ैसला आया। ये 3-4 चीज़ें जिनकी बुनियाद पे हम एहतजाज कर रहे हैं कि ये दरअसल ILO के चार्टर, बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, 1973 के आइन की खिलाफ वर्जी है, और ये एक्ट बराह रास्त मुतसादम है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के। एहतजाज तो हमने लॉन्च किया हुआ है। हम आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट से स्टे की बुनियाद पे एहतजाज कर रहे हैं, चूँकि उन्होंने हाई कोर्ट का जो हमारा डिसीजन हुआ उसके ख़िलाफ़ हम सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने हमें स्टेटस को दिया हुआ है। और हमारा जो एहतजाज है वो 4/10/2016 से 28 तंजीमों ने, आज़ाद कश्मीर के 28 तंजीमों ने एक चार्टर ऑफ डिमांड, एक निकाती एजेंडा हमारा कि एक्ट से जो एक्ट पास किया गया है 2016 उसको फौरी तौर पे असम्बली से मनसूख करवाया जाए, चूँकि असम्बली ने पास किए। तो हम इस वक्त पूरे आज़ाद कश्मीर में 4/10/2016 के नोटिस के मुताबिक एहतजाज कर रहे हैं। पहला मरहला हमने स्टार्ट कर लिया 25 से लेके 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक हम स्याह पट्टियाँ बांधेंगे। कल हमने इब्तदाई एक अलामती मुजाहरा की है और 1 से 7 नवंबर तक हमारा 2 घंटे की काम छोड़ कलम छोड़ हड़ताल होगी और 8 तारीख से मुकम्मल पूरे आज़ाद कश्मीर की तमाम तंजीमें जो है वो मुकम्मल हड़ताल, तालाबंद हड़ताल करेंगी। जी शौकत साहब, देखें उन्होंने भी अपनी गुफ्तगू में उस सारे बहरान का जिक्र किया, उस सारी ये जो ट्रेड यूनियन को जिनके मसाइल का सामना है, तो ये भी मैं समझता हूँ हुकूमत के चैलेंजेस में आता है। देखें आप मुलाजम और ब्यूरोक्रेसी जब तक आपकी ठीक है, उनको आप सारी सहूलतें फराहम कर रहे हैं, उनके मसाइल आप सुन रहे हैं, उनकी जो मुश्किलात हैं उनका अजाला करेंगे, तो आपका जो तरक्की का सफ़र है, जो लोगों को सहूलतें फराहम करनी है, वो आगे बढ़ेंगी। हमने बात की यहाँ पे बड़े अस्पताल बनाए जाने की, कॉरिडोर जो एक सियाती सड़क है उसके हवाले से बात की हमने, पुलों की हमने बात की, मुख्तलिफ सड़कों की बात की गई। ये सारी चीज़ें भी अपनी जगह बिल्कुल अहमियत रखती हैं, इनसे इनकार नहीं किया जा सकता कि बिल्कुल जनाब कुछ नहीं हो गया और बंदा कबूतर की तरह आंखें बंद करके कहे कि नहीं, ठीक है। लेकिन साथ साथ मैंने जो प्रोग्राम के दरमियान बार बार एक बात कही है कि एक आम कारकुन की जो इज़्ज़त नफ्स है उसको बहाल होना बहुत ज़रूरी है, उसको मुतमईन किया जाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। शौकत साहब आपने ठीक फरमाया और बात हमने गवर्नमेंट की कर ली, यहाँ अगर अपोजिशन का जिक्र ना किया जाए तो ज़्यादती होगी। लेकिन इससे पहले मुझे एक ब्रेक लिए कहा जा रहा है। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, लौट के आते हैं वापस। Real facts every Saturday and Sunday only on Libra News. नाज़रीन, एक बार फिर से आपको साहिल भट्ट लिब्रा न्यूज़ में कहते हैं खुशामदीद। शौकत साहब, बात हम गवर्नमेंट की कर रहे थे, अगर इस वक्त अपोजिशन की बात ना की जाए तो ज़्यादती होगी। आपको क्या लगता है हकीकी अपोजिशन आज़ाद कश्मीर में या स्पेशली बाग में कुछ है नज़र आ रही है, कहाँ पे एक्टिव नज़र आती है? अपोजिशन तो पूरे पाकिस्तान में भी आप देखें, वहाँ पे भी अभी इस पे बड़ा ले दे हो रही है। तो आज़ाद कश्मीर में जो अपोजिशन है, ज़ाहिर है चूँकि नामजद तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और आपको याद होगा कि मुस्लिम लीग नून ने खुद मिल के बनाई थी ये, ठीक है। वहीं पे कुछ चीज़ें तय हो गई थी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, फ्रेंडली अपोजिशन है। और जहाँ तक बाग की बात है तो मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही, और सरदार मंजूर एडवोकेट साहब हैं जिनका ताल्लुक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से है, वो गायब गाए कुछ चीज़ों को हाईलाइट करते हैं, शोर शराबा उनकी तरफ से जारी रहता है। सरदार कमर जमान साहब को पता नहीं किस बात का उन्हें शायद बहुत ज़्यादा सदमा भी है, या फिर कहीं पे उनको कोई बहुत ज़्यादा मायूसी हुई है, या फिर वो कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू जो है वो करने जा रहे हैं। इतलात हैं कि अगले 1-2 माह में वो शायद मंजर आम पे आएँ और किसी बड़े नए स्टाइल में आएंगे। लेकिन इस वक्त तक की जो कैफियत है बाग में अपोजिशन की कोई जो कारगुजारी है वो हौसला अफजा नहीं है, जितनी नुमाइंदगी की जानी चाहिए। आपको भी लोगों ने वोट दिए हैं, आपके साथ भी लोग भागते दौड़ते रहे, आपके लिए भी लोगों ने बहुत कोशिश की। तो इस वक्त चूँकि जो मसाइल हैं उन हवाले से आपको भी जो किरदार अदा करना चाहिए वो यहाँ पे एज सच उस तरह नहीं हो रहा, और ये एक बहुत बड़ी कमी है। शौकत साहब, आपने ठीक फरमाया और सरदार कमर ज़मान साहब की आपने बात की, यकीनन आज़ाद कश्मीर के एक दबंग लीडर हैं। और क्या ये कहना वजह है कि इस वक्त अपने जो वोटरान हैं उनसे पीपल्स पार्टी इंतकाम ले रही है?
क्या ये कहना बजा है? देखें जी, इस बात का जवाब तो पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं वो दे सकते हैं। मैं तो इस हवाले से कुछ नहीं कह सकता कि क्या किया जा रहा है, लेकिन खामोशी मानी खेज जरूर है, मानी खेज जरूर है। और इसका ये मतलब कहीं गर्दाना जा रहा है कि आपने हमें वोट लेकिन मैंने आपको कहा कि जो इतलात हैं उसके मुताबिक ये है कि वो शायद किसी बड़े ब्रेक थ्रू की तैयारी में मसरूफ है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को बेनकाब करने के लिए वो बिल्कुल उन्होंने होमवर्क कर लिया और वो पर तोल रहे हैं। और उन्होंने कुछ, जब वो सामने आएंगे तो शायद बहुत सारी चीज़ें जो है सामने आए जो लोगों के लिए वाकई मुश्किल है। लेकिन ज़ाहिर हुकूमत तब्दील हुई है तो अब ज़ाहिर चूँकि उनको पता है, और फिर एक तरीक़ाकार भी होता है। देखें, वो चूँकि जब इलेक्शन में वो नहीं जीत सके तो उसूली तौर पर हुकूमत को टाइम देना चाहिए। अभी चूँकि हुकूमत को 1 साल कुछ माह हुए हैं, ठीक है, अब देखना यह है कि 1-2 सालों में ये क्या करते हैं। अगर ये 1-2 सालों में कोई कारगुजारी नहीं दिखाते, ठीक है, तो ज़ाहिर है अपोजिशन इतनी भी बिल्कुल खामोश नहीं बैठी हुई है, उसने भी कुछ प्लान किया होगा और वो कुछ ना कुछ लेके सामने आएगी और वो अपना भरपूर रोल यहाँ पे प्ले करेगी। ठीक है, और बाग में आया तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखें, एक वीमेन यूनिवर्सिटी है, इसकी जगह का मसला है, एक बहुत बड़ा इशू है, और इस इदारे के सरदार कमर ज़मान की कुर्बानियों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ठीक है। और जब इसका फ्यूचर प्लान बनने जा रहा हो तो ये कहा जाए कि उनको बाहर रखा जाए तो ये भी ज़्यादती है। उनको शामिल किया जाना चाहिए और वहाँ पे उनकी मर्जी भी शामिल होनी चाहिए। और इसी तरह जो दीगर बड़े मनसूबे हैं, बड़े मनसूबों में देखें आने वाले दौर में सबके लिए बराबर होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो मौजूदा हुक्मरान हैं उनकी भी पॉलिसी चूँकि इस हवाले से कोई इतनी अपोजिशन के हवाले से उनकी कोई इतनी वो खाम हाँ उनके ख़िलाफ़ ही नहीं है, ठीक है। वो भी कुछ चीज़ों को साथ लेके चल रहे हैं। मुमकिन है इन लोगों की मुलाकातें होती हों, ये लोग आपस में कोई मशावरत भी करते हों, ये भी हो सकता है। तो बिल्कुल इस तरह की चीज़ें भी तो होंगी, लेकिन वो सारी चीज़ें मंजर आम पे नहीं आती। फ़र्क सिर्फ इतना है, या आप कह लें कि जो हम जिम्मेदारी उठाते हैं, आप और मैं यहाँ बैठ के, ठीक है, लिब्रा नेटवर्क ने हम पे ये जिम्मेदारी याद कर दी कि आप यहाँ बैठे लोगों को हक़ाइक़ दिखाने की कोशिश करें। बहुत सारे लोगों की नज़र में शायद हम बहुत सारी बातें गलत कर रहे हैं, ठीक है, सब लोगों को फर्ज है हमें बताएं कौन सी बात हम गलत करें, लेकिन हम यहाँ बैठ के कम अज़ कम ये कोशिश तो ज़रूर करें कि जो चीज़ें हैं उनको हक़ाइक़ के मुताबिक बयान करने की कोशिश करें। हमें कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि हुकूमत को भी डिलीवर करना चाहिए और अच्छे अंदाज में डिलीवर करना चाहिए, जिसका बराह रास्त फ़ायदा पब्लिक को हो। बिल्कुल, सियासी जमात अपनी जगह पे कायम रहेगी, आपकी क़यादत, आपकी लीडरशिप कायम रहेगी, लेकिन आपके जो काम होंगे वो पब्लिक इंटरेस्ट में होंगे तो उसके ज़्यादा बेहतर असरात मरतब होंगे। बिल्कुल शौकत साहब, आपने ठीक फरमाया। नाजरीन, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम पब्लिक के जो एक आम आदमी के फ़ायदे के लिए हमारी कोशिश है कि उनको डिस्कस किया जाए। शौकत साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और नाजरीन, ये वक्त बताएगा कि हमारे जो आवाम है वो नून लीग से कितनी मुतमईन होती है, और वक्त हमें ये भी बताएगा यकीनन कि आने वाले वक्त में क्या क्या काम होना चाहिए या होता हमें दिखाई देगा। इसी के साथ नाजरीन, प्रोग्राम रियल फैक्ट का टाइम ख़त्म हुआ। शौकत साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, आपका भी बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।